दोस्तों, कंडीशन, सिमेट्री, मसल मैच्योरिटी, साइज, डेंसिटी, सेपरेशन, ये सारे चीज़ों को बैलेंस करके एक फेयर डिसीजन करना बिल्कुल सही बात है। बट ओनली शेप को कंसिडर करते हुए एक बॉडी बिल्डर को सालों तक टॉप 5 में रखना कहाँ तक इंसाफी है सारे एथलीट के साथ? ये सवाल का जवाब मैं आप लोगों से चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। जो भी एक्सपर्ट्स ये वीडियो देख रहे हैं या फिर बॉडी बिल्डर या फिर जो सारे लोग वो बॉडी बिल्डिंग का नॉलेज रखते हैं, डेफिनेटली आंसर ज़रूर कर सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग ब्रैंडन करी, बल्कि मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं उनके बारे में कुछ बोल सकूँ। बट आप जब एक बॉडी बिल्डिंग लवर होते हो, जब आपको क्यूरियोसिटी होती है एक चीज़ की, देन सारे सवाल मन में आते हैं। तो इसके ऊपर ये आज का वीडियो होने वाला है। एंड मैं ब्रैंडन करी का फिजिक ग्राफ भी दिखाना चाहता हूँ आपको, 2015 से 2022 तक किस तरीके से उन्होंने इंप्रूवमेंट किया है और किस तरीके से उनके फ्लॉज मेंटेन है अभी तक, बट फिर भी उनको टॉप 5 में प्लेसिंग मिलती है, और ओनली उनकी शेप एंड राउंड मसल बैलेंस की वजह से। गाइज, अगर आपने ओलंपिया 2022 देखा होगा, देन आपको पता होगा कि ब्रैंडन करी ने इस साल अपने करियर की सबसे ऑफ फिजिक दिखाई थी स्टेज पे। बट जो जजेस ने फीडबैक दिया है वो उन्होंने कहा है कि उनके पास एक जेनेटिकली ब्लेस्ड शेप है, उनका एक राउंड मसल बैलेंस आता है, इसकी वजह से हमने उनको 4th पोजीशन दिया गया है। सो काफी सारे लोग कहते हैं कि बी ग्रैमी को 4th पोजीशन मिलना चाहिए था ओनली शेप के थ्रू, और ओनली शेप को कंसिडर करते हुए हम किसी भी एथलीट को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। तो इसके बारे में बात करने वाला हूं, बिकॉज दोस्तों आप ब्रैंडन करी की फिजिक देख लेना इस साल की, उनकी ओवरऑल बॉडी में वाटर होल्ड कर लिया था और ओवरऑल बॉडी सॉफ्ट लग रही थी। अगर बैक की बात करूं उनकी, देन उनका ट्रैप्स का इंसर्शन काफी बड़ा आता है, बट उनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग में साइज, सेपरेशन, फाइबर्स कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि बी ग्रैमी के ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग आप देख सकते हो। और जैसे कि जजेस ने उनकी लोअर बॉडी को ऑब्जर्व ही नहीं किया, जजेस ने डायरेक्टली कंसिडर किया कि उनका शेप अच्छा है तो उनको टॉप प्रायोरिटी मिलना चाहिए। बट दोस्तों, क्या जिनके पास शेप अच्छा नहीं है जेनेटिकली, वो क्या मेहनत नहीं करते? ये मेरा सवाल है। बिकॉज ब्रैंडन करी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और ब्रैंडन करी ने आज तक बहुत ज़्यादा पुश किया खुद के फिजिक को, और हो सकता है कि उनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं हो, इसकी वजह से वो ग्रो नहीं हो पा रहे। बिकॉज अगर हम उनका बॉडी बिल्डिंग करियर देखे, ग्राफ देखे, देन डेफिनेटली 2015 से उनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग में कभी भी उस तरीके से सेपरेशन, साइज, मसल मैच्योरिटी एंड फाइबर्स हमें दिखाई नहीं दिए। तो हम कह सकते हैं कि उनका जेनेटिकली फैक्टर था। तो जैसे कि बी ग्रैमी का जेनेटिक फैक्टर है उनकी लोअर बैक, तो उसे क्यों कंसिडर करते जजेस लोग, उसे क्यों इग्नोर नहीं करते? या फिर बी ग्रैमी के भी कॉर्ड सबसे अच्छे स्ट्रक्चर उनका मॉन्स्टर वाला, जैसे कि मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग को चाहिए, तो उनको ऊपर क्यों नहीं रखा? ये भी मेरा सवाल है। बिकॉज अगर ब्रैंडन करी की अपर बॉडी अच्छी है, देन डेफिनेटली बी ग्रैमी की लोअर बॉडी भी तो अच्छी है। और दोस्तों, फोटो जो अपलोड किए गए हैं उस पर अच्छा क्वालिटी नहीं मिल रहा, बट कुछ ना कुछ ऐसे फोटो जिसमें पता चलता है कि बी ग्रैमी ने किस लेवल की कंडीशन लाई थी। बिकॉज बी ग्रैमी काफ़ी पिल्ड एंड कंडीशन थे ब्रैंडन करी से इस साल। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि उनको एक 4th पोजीशन मिलना चाहिए था और ब्रैंडन करी को 5th पोजीशन मिलना चाहिए था। दोस्तों, मैं आप बात करता हूँ कि 2015 से ब्रैंडन करी ने किस तरीके से अपने लेग्स को पुश किया है। ब्रैंडन करी का ये वाला फोटो 2015 के ओलंपिया का है, और हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये उनका फर्स्ट ओलंपिया हो सकता है। बिकॉज उनकी जो पोजीशन थी वो आउट ऑफ टॉप 16 थी, और फिजिक भी इतनी अच्छी लेवल पे नहीं थी, बट स्टिल वो एक एस्थेटिक लुक और बॉडी बिल्डिंग लुक वो कैरी करते थे स्टार्टिंग से। जैसे कि आप ऑब्जर्व करोगे कि उनकी ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी जितनी कि ओलंपिया का बॉडी बिल्डर कैरी करता है। तो चलो अब बात करते हैं 2016 की। तो दोस्तों, 2016 में उन्होंने अपने बैक में थोड़ा बहुत डिटेलिंग ऐड करा और कंडीशन अच्छी नेल करी थी, और हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स में एक पॉजिटिव छोटा सा चेंज मैं कहूंगा, बट डेफिनेटली उन्होंने चेंज करवाया था अपने फिजिक में। उसके बाद 2017 वाली फिजिक आप देखो, उन्होंने हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स में काफी ज्यादा मसल मास इंक्रीज करा था अगर कंपेयर करें 2015 के ओलंपिया से। सो 2017 में ब्रैंडन करी बेटर थे। फिर बात आती है 2018, और 2018 तक उन्होंने अपने फिजिक में इंप्रूवमेंट करी थी, जैसे कि ग्लूट्स में थोड़े बहुत स्टायरेशन दिख रहे, और जो उनके हैम्स है, हैमस्ट्रिंग में भी वो कहीं ना कहीं डीप डाउन कट्स दिख रहे हैं, या फिर कह सकते हो कि एक ओवरऑल बैलेंस फिजिक लग रही है। और 2019 में दोस्तों वो बने मिस्टर ओलंपिया, और तब जाके उनकी फिजिक देख लो, जैसे कि ओवरऑल उनकी बैक काफ़ी अच्छी लग रही थी उस टाइम, बट ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग में नो इंप्रूवमेंट्स अगर कंपेयर करें 2018 से। उसके बाद 2019 में ब्रैंडन करी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे थे, मतलब उनकी जो ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग थी वो कांस्टेंट फिजिक थी 2017 से, नो इंप्रूवमेंट। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि उनका जेनेटिकल इशू है, बिकॉज वो मेहनत तो करेंगे डेफिनेटली गाइस। अगर एक बॉडी बिल्डर अपर बॉडी ट्रेन कर रहा है, देन डेफिनेटली वो लोअर बॉडी को भी उतना ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, और बल्कि तब जब उनकी लोअर बॉडी ज़्यादा ग्रो नहीं हो पा रही, तो डेफिनेटली हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि उनका जेनेटिक इशू हो सकता है।
2021 में उनकी फिजिक कुछ इस तरीके से दिख रही थी एंड डाउनफॉल थोड़ा सा उनके फिजिक में देखना चालू हुआ था बिकॉज वो कंडीशन ही नहीं पिक कर पा रहे थे 2020 से। और ये 2020 वाली फिजिक है, रिसेंट फिजिक, और ये उनकी अब तक की सबसे ऑफ फिजिक मुझे लगती है बिकॉज उन्होंने मसल मास और गेन लाने के चक्कर में कहीं ना कहीं कंडीशन खो दी और ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग में गाइस वैसा ही चेंज, एक पॉजिटिव चेंज हमें दिखाई नहीं मिला। तो इतने सालों के बाद वर्कआउट करने के बाद दोस्तों हम ये चीज़ कन्फर्मली बता सकते हैं कि उनका जेनेटिक इशू जरूर हो सकता है। और दोस्तों ऐसे भी बॉडी बिल्डर हैं जैसे क्रिस बमस्टेड है, उनका बाइसेप जेनेटिकली अच्छा नहीं था बट फर्स्ट ओलंपिया जीतने के बाद उन्होंने एक पॉजिटिव चेंज किया अपने बाइसेप में, ओवरऑल आर्म्स में, और जो कि नोटिस हुआ ओलंपिया में, और बैक में भी उन्होंने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया। तो ठीक है, हर किसी के साथ ऐसी चीजें नहीं हो सकती। तो दोस्तों अगर आप उनका ओलंपिया का कॉम्पिटिटिव ग्राफ देखोगे देन उनकी 2015 में आती है आउट ऑफ टॉप 16 पोजीशन। तो देख सकते हो फर्स्ट ओलंपिया में वो टॉप 16 में प्लेस नहीं हुए थे। उसके बाद 2016 में वो आते हैं 16th नंबर पे और 2017 में आते वो 8 नंबर पे। और यहाँ पे जेडस ने उनकी शेप को प्रायोरिटी देना चालू कर दिया और वो अब तक चालू है। जैसे कि 2018 में उनको वो डायरेक्टली डालते हैं 5th पोजीशन पे और 2019 पे वो डायरेक्टली बनते मिस्टर ओलंपिया 1 नंबर पे। फिर उसके बाद 2020 में बिग रैमी उनको हराते और वो बनते 2nd नंबर पे। उसके बाद 2021 में वो फिर से आते 2nd नंबर पे और 2022 मतलब इस साल के ओलंपिया में उनको मिलती है 4th पोजीशन। मतलब 2017 से हमेशा वो टॉप 5 में रहे, हालांकि उन्होंने कंडीशन लाई हो या फिर नहीं लाई हो, जस्ट उन्होंने अपनी अपर बॉडी यूज लाई है हर साल, इसके वजह से उनको स्टेप के थ्रू कंसिडर करते हुए उनको मिली है टॉप 5 पोजीशंस। तो दोस्तों ये उनका करियर ग्राफ था और एक चीज तो माननी पड़ेगी कि 2015 से वो कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट करे, अर्नोल्ड क्लासिक हो या फिर बाकी सारे कॉम्पिटिशंस हो या फिर ओलंपिया हो। सो हैट्स ऑफ टू ब्रैंडन करी। बट दोस्तों ओनली वन थिंग को कंसिडर करते हुए उनको टॉप 5 में रखना कहाँ तक इंसाफी है, ये चीज मैं जानना चाहता हूँ। बिकॉज अगर उनको प्रायोरिटी मिलती है देन डेफिनेटली लोअर बॉडी के लिए बिग रैमी को प्रायोरिटी जरूर मिलना चाहिए था ओलंपिया में, और तब भी वो वैक्यूम हिट कर रहे थे ब्रैंडन करी से अच्छा। और दूसरी चीज दोस्तों वो पिल्ड आए थे अगर कंपेयर करें ब्रैंडन करी से। तो ये मेरा सवाल था, इसके बारे में डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिसिज्म नहीं था, जस्ट मेरा सवाल था जिसके बारे में वीडियो बनाया हो। सो गाइज आई होप कि आपने समझा होगा मेरे एक डाउट को। सो मेक श्योर इफ यू वांट टू आंसर देन प्लीज पुट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच वॉचिंग इट। सी यू सून, लव यू ऑल।